नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सीटेट की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने ईवीएस और सीडीपी के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है दोस्तों। और ये टॉप 60 प्रश्न है दोस्तों, यानी 30 आपके ईवीएस के और 30 आपके सीडीपी के बाल विकास के, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन इस सब्जेक्ट में वीक हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनकी वीकनेस बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन मेरे लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सीडीपी की। शैशव काल की अवधि है। अब शैशव काल की अवधि क्या है ये आपको बतानी है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शैशव काल की अवधि क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है कि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो शैशव का अवस्था होती है वो बालक का निर्माण काल होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बच्चे का निर्माण काल होता है, यानी जब से बच्चा पैदा होता है और 1-2 वर्ष तक ये काल चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये बताना है कि कहां तक होगा ये। तो जन्म से 1 वर्ष तो होगा नहीं, 1 से ज्यादा होता है, कितना 2 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शैशव अवस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है दोस्तों। तो आपकी कहाँ है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो क्या होता है, शैशव काल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। गिरोह अवस्था, गिरोह यानी एक तरीके से समूह बनाना, आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। बताइएगा, यानी ये कौन से विकास से संबंधित है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऑप्शन यानी जो प्रश्न नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बताइएगा, गिरोह कब बनाते हैं, आपस में जो दोस्त मिल जाते हैं, जो जब उनका समाज से आदान प्रदान होने लगता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, नैतिकता की तो होती नहीं है, भाषा के लिए गिरोह नहीं बनता है। गिरोह किसका लिए बनता है, समाज के लिए बनता है। तो आपका 8 से लेकर के 10 वर्ष एवं सामाजिकरण के लिए ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस आयु वर्ग की बात हो रही है, तो 8 से 10 वर्ष हो गई। और विलंब विकास यानी सामाजिकरण के लिए गिरोह अवस्था ये कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर थर्ड, थर्ड का मुझे जवाब दीजिएगा कि प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। विकास, मानव विकास है। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है, या ए और बी दोनों। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी विकास जो है आपका मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। बताइएगा, बाल विकास में क्या होता है ये आपको बताना है। प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो बताइएगा, यानी बाल विकास जो होता है दोस्तों, गर्भ अवस्था से बच्चे का जो विकास होता है वो शुरू होता है दोस्तों, और किशोर अवस्था तक इसका अध्ययन होता है बाल विकास का। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि 0 से 9 वर्ष जो होता है दोस्तों वो गर्भकाल होता है, और जन्म से जो आपका 6 वर्ष होता है ये आपका शैशव अवस्था होती है। बाल्यावस्था दोस्तों 7 से 12 होती है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट होती है किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष होती है दोस्तों। ये किशोर अवस्था का समय है, ये बाल्यावस्था का समय है, ये शैशव अवस्था का समय है, और ये गर्भावस्था का समय है। प्रश्न नंबर 5 बताइएगा क्या होगा दोस्तों। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। बताइए, स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वो बालक की कौन सी अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बाल अवस्था कहते हैं, यानी बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था को ही स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। और जो बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों ये कब तक की होती है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। 1 2 3 बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। स्व केंद्रित अवस्था होती है। बताइएगा, स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है बालक की। जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में।
तो बताइएगा स्व केंद्रित जो अवस्था होती है दोस्तों वो कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? आप स्व केंद्रित अवस्था बोलते हैं और ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास की सीमा, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी विकास किस अवस्था में, यानी जो विकास होगा वो किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, ये आपको बताना है। बाल्यावस्था तक हो जाता है, शैशवावस्था तक हो जाता है, किशोरावस्था तक हो जाता है, या प्रौढ़ावस्था तक हो जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बुद्धि का जो विकास होता है वो अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। व्यवहारवादी डैश ने कहा था, यहाँ पर एक ऑप्शन क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से व्यवहारवादी थे। उन्होंने कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या जो तुम कहोगे वो मैं उसे बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था। कमेंट करके मुझे बताइए, फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या होलिंजर ने। जब भी बात आती है दोस्तों व्यवहारवाद की तो आप तुरंत टिक लगा देना वाटसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 का मुझे बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइएगा इसमें क्या होते हैं, बच्चे समूह बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे 8वें का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा 8 वाले का? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और समूह कब बनाते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था में बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए 11 से 18, तो ये तो शैशवावस्था हो गई, वो सॉरी ये तो आपकी किशोरावस्था हो गई, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये आपकी किशोरावस्था से भी बड़ी अवस्था हो गई। और जन्म से 6 वर्ष ये आपकी शैशवावस्था होती है। जबकि समूह जो परिवर्ती होता है ये आपकी बाल्यावस्था होती है। और बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, वैसे तो ये 6 से स्टार्ट हो जाती है, बट 9 और 12 में जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था ही होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 जो है वो बाल विकास का सिद्धांत है और इनमें से एक नहीं है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा सिद्धांत नहीं है। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, जरूरी नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जरूरी भी नहीं है। सभी विकास परिपक्व अनुभवी से अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, गलत हो गया ये। विकास यानी जो सभी विकास जो होता है वो अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। बताइएगा विकास कहां कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 10 का राइट आंसर क्या होगा। जो विकास होता है दोस्तों हमेशा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन है वो जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 का मुझे बताइएगा क्या होगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइएगा विकास जो होता है वो कभी समाप्ति नहीं होता, जीवन पर्यंत चलता है, ये आपको बताना है। ये किसका सिद्धांत है? 11 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बता ही चुका हूं अभी। ऐसा सिद्धांत क्या है, किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है। यानी विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास होता ही रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। बताइएगा मानव जाति में विकास होता है। अब मानव जाति में विकास कैसे होता है? किशोर अवस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक, या जीवन पर्यंत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। इस विकास की अवस्था के निम्न स्तर होते हैं, जैसे कि एक भ्रूण अवस्था होती है, एक शैशवावस्था होती है, एक बाल्यावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है और एक प्रौढ़ावस्था और
उसी के बाद में वृद्धावस्था होती है। तो विकास कभी रुकता ही नहीं है, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? 13 वाले का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा कि छात्र में एक अच्छे नागरिक के गुण किस प्रकार दिए जा सकते हैं। उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देंगे तो आधे बच्चे सुनेंगे, आधे नहीं सुनेंगे, तो अच्छी नागरिकता कहां से आएगी? नहीं आएगी। उन्हें राष्ट्रीय नायकों यानी जो भी हीरो होते हैं उनसे परिचित कराना कि जिस तरीके से अच्छे नागरिक होते हैं वो समय परिस्थिति के अनुसार हर कैरेक्टर को अपना लेते हैं, और इसी प्रकार आपको भी कैरेक्टर को अपनाना है। तो ये वाला तो ठीक ठाक है, आगे पढ़ते हैं। इन्हें सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, जरूरी नहीं है, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा के, ये गलत हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों 13 वाले का, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों को संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हो। ठीक है दोस्तों, और जब तक उनके नायकों के बारे में आप बताओगे तो वो भी क्या होंगे? अच्छे नागरिक बनेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? अब आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। मैंने आपको बताया था विकास जो होता है वो भ्रूण अवस्था से स्टार्ट होता है, बट आपके कोर्स में सिर्फ शैशव अवस्था से स्टार्ट है। तो ये सी और डी तो वैसे ही कट गए क्योंकि ये बाल्य अवस्था से हो रही थी, और शैशव अवस्था के बाद में किशोर अवस्था नहीं आती। शैशव अवस्था के बाद में बाल्य अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर इसके बाद में जो वृद्धावस्था आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अब आपको बताना है कि ईर्ष्या का प्रदर्शन वह कब से कब तक करता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है ये कब से कब तक करता है। देखिए, बच्चों में अनुभव और उसके साथ साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शन करने की सबसे अच्छी उपयुक्त 12 माह की आयु होती है। यानी 12 वर्ष तक, यानी बाल्यावस्था ही कह सकते हैं हम इसे, कि बाल्यावस्था तक क्या है, वो ईर्ष्या करने लगता है दोस्तों, ईर्ष्या प्रदर्शन करने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है प्रश्न। खिलौने की आयु कहा जाता है। अब आपको बताना है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है, या इनमें से सभी को कहा जाता है दोस्तों एक स्टैनले हॉल ने एक स्टेटमेंट दिया था, उनके अनुसार क्या है? बच्चों के खेल उनके कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि से आरंभ से उसके पूर्वज तक आ जा रहे हैं। यानी जब से बच्चे पैदा हुए हैं, जब से वो जिनको जो भी उनका फेवरेट खेल है वो उसको आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है दोस्तों वो 3 से 6 वर्ष होती है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा दोस्तों। इस आयु के वर्ग को ही खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों क्यों कहा जाता है? ये भी एक रीजन है, क्योंकि बालक अपने खिलौने के साथ साथ उनसे अपना क्या है, मन जो है बहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, बताइएगा। शैशवावस्था कौन सी अवस्था है? क्या प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, प्रथम जो होती है वो हमारी कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? प्रथम जो होती है वो हमारी शैशवावस्था होती है दोस्तों, शैशवावस्था होती है दोस्तों। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? बाल्यावस्था होती है दोस्तों। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों? किशोरावस्था होती है दोस्तों, किशोरावस्था होती है। और जो लास्ट की होती है दोस्तों वो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ये 4 जो अवस्था होती है, लेकिन आपसे पूछा शैशवावस्था है तो आप तुरंत क्या लगा दोगे? जो ए वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 का मुझे बताइएगा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। यानी विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है।
ठीक है दोस्तों। वजन में वृद्धि से होता है दोस्तों, ज्ञान से होगा नहीं, संवेग में होगा नहीं। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये होगा नहीं। तो विकास जो होता है दोस्तों कहां तक होता है दोस्तों, क्योंकि ये मात्रात्मक होता है और मात्रा किसकी, वजन की होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। परिपक्वता का संबंध है, यानी मैच्योरिटी का रिलेशन किससे है, क्या विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है। देखिए परिपक्वता का संबंध जो होता है दोस्तों 19 का मुझे बताइएगा, परिपक्वता का जो संबंध होता है दोस्तों ये किससे होता है दोस्तों, वे विकास से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तनाव और क्रोध की अवस्था है, और ये किसने बोला था, तनाव, क्रोध और तूफान की अवस्था, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था दोस्तों। और स्टेनले हॉल ने किस पे अपना वो किया था प्रयोग, वो किशोर अवस्था पर किया था। तो तुरंत आपको 20 का लगा देना है कि जो किशोर अवस्था है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। और प्रश्न नंबर 21 को करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करें। बताना है आपको कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। मैं आपको बता दूं क्या पढ़ने से है, बताइएगा क्या पढ़ने से है, लिखने से है, आंकिक से है, या तार्किक से है। तो देखिए डिसलेक्सिया, लेक्सिया का संबंध किससे है, पढ़ने संबंध, ये एक विकार है दोस्तों। तो आपका बी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 का बताइए। एक बच्चा जो किसी रोग से क्या है, ग्रस्त है, वह SAW यानी 100 को वॉच पढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, सॉरी हाँ न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है, अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा जो विकार है वो उसको किससे हो रहा है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस चीज से इसका ये विकार हो रहा है। शब्द जमलिंग विकार है, नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो वो 100 कैसे पढ़ता, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिस्मोर्फिया होगा नहीं, क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, यानी पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं, ये आपको बताना है। जो सामान्य रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे होते हैं। डिस्कैलकुलिया, अगर बच्चे गणित में कमजोर हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। 24 वाले का मुझे बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। बच्चों की अधिगम जो निर्योग्यता है उसकी पहचान इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करता है, ये आपको बताना है। बताइएगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना, और शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, यही तो निर्योग्यता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई होगा नहीं दोस्तों, मनोभाव जरूरी नहीं है, अपमानजनक की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। आपको बताना है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की में कमी विकास का लक्षण है, यानी जो लिखने में कठिनाई महसूस करता है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए जो लिखना होता है वो राइटिंग होती है, और राइटिंग संबंधी क्या है दोस्तों, डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी है दोस्तों, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, ये आपका पढ़ने से संबंधित है दोस्तों, पढ़ने से, और ये गणना करने से है। और गणना किससे करते हैं दोस्तों, गणित के द्वारा करते हैं दोस्तों। और ये क्या है, लिखने से संबंधित जो विकार है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बताइएगा, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को बचाने के लिए
जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसे बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइएगा। लड़कों को, अब आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न ये, तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़के भाई जोखिम क्यों उठाएंगे, उठाएंगे तो सभी बच्चे उठाएंगे, तो ये तो क्या है, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, यानी लड़के लड़कियां समान है, जो भी वर्क करेंगे सब एक समान करेंगे, तो ये तो ठीक है। अच्छी लड़कियां अच्छा लड़का, ये गलत ऑप्शन होता है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, यहाँ उत्साहित होता तो वो करेक्ट हो जाता दोस्तों, प्रोत्साहित होता वो भी करेक्ट हो जाता, बट ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, बताइएगा, ये आपको बताना है कि अध्यापिका के संबंध में आपको बताना है कि क्या है ये। एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, जरूरी नहीं है। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, गलत हो गया। एक लिंग मुक्त भाषा, देखिए सभापति करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों उसमें कोई भी लिंग का भेद नहीं है, यानी लेडीज भी होगी वो भी सभा अध्यक्ष हो सकती है और जेंट्स होगा वो भी सभा अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन सभा जो पति होगा वो क्या होगा, एक जेंट्स ही होता है। तो ये वाला इसके स्थान पर उसने इसका प्रयोग किया है अध्यापिका ने, तो ये क्या है, लिंग मुक्त को दूर करना हो गया। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये गलत हो जाएगा, जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का। वाणी दोष नहीं है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो वाणी दोष नहीं है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका 8 वाले का राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो भाई वाणी दोष है और इसमें बोला है कि ये नहीं है, तो आप धीमी या तेज गति से बोलना, ये कोई दोष है ही नहीं है। अकलाना तुतलाना ये दोष होता है दोस्तों। तीव्र अस्पष्ट वाणी, अस्पष्ट क्या है, एक क्या है, दोष है दोस्तों, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट होगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सामाजिक नियमों एवं कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला जो बालक होता है वो क्या कहलाता है। पिछड़ा बालक कहलाता है, मंदबुद्धि बालक कहलाता है, जड़ बुद्धि बालक कहलाता है, या बाल अपराधी कहलाता है। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, पिछड़ा वर्ग नहीं, पिछड़े बालक की बात करते हैं दोस्तों, जो पढ़ाई लिखाई से पीछे रह गया हो वो क्या है, पिछड़ा बालक है। लेकिन जो समाज के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध जो व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े बालक ऐसे बालक हैं सीखने की जिनकी गति धीमी होती है, आप बोलोगे ये तो सही बात है, जिनकी सीखने की गति होगी वो स्लो होंगे, वो क्लास में पिछड़ जाएंगे, तो ये भी ठीक है। जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है ये भी पिछड़े बालक होते हैं, और मानसिक रूप से यानी मेंटली रूप से अस्वस्थ हैं और समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, असमायोजित है, ये भी क्या है, पिछड़े बालक है दोस्तों। तो जो आपका उपरोक्त सभी है दोस्तों वो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईवीएस के टॉप 30 प्रश्नों की दोस्तों, जो कि पर्यावरण के प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। हमारा फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना है कि झूम की खेती कहाँ होती है, क्या केरल में होती है, बिहार में होती है, मेघालय में, या तमिलनाडु में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि झूम की खेती होती कहाँ है। बात करते हैं दोस्तों झूम की खेती, ये भारत में पूर्वी उत्तर राज्य में होती है। कहाँ होती है, पूर्वी उत्तर राज्यों में होती है, जिनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि मैं कहूं मेघालय, मेघालय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका बताइए, नागालैंड, नागालैंड, और एक आपका मणिपुर। ये इन 3 राज्यों में क्या होती है, झूम की खेती होती है दोस्तों। यह खेती एक अस्थायी खेती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी, शांत
घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? केरल में है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा आपसे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे जो पत्थर जो पिघला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं या मैग्मा कहते हैं। देखिए जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन अगर वो अंदर ही रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा ही कहते हैं। जो तरल जो होता है, लिक्विड में होता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी की पपड़ी यानी जो ऊपरली जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पपड़ी। पृथ्वी की जो पपड़ी के में मुख्य रूप से शामिल है, ये आपको बताना है। क्या बॉक्साइट है, मैग्नीज है, सिलिका है या आयरन है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? SI। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है, जिसको हम मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखो इसमें आपसे क्या बोला है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बताइए। स्पीयर कहा जाता है, पपड़ी कहा जाता है, आवरण कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया पपड़ी कहा जाता है, और ये किसकी बनी होती है? SI यानी सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है। जो सिलिकॉन की बनी होती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है? जिंक पाई जाती है, जिसे आप Zn कहते हो, तांबा यानी Cu होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, और लोहा आपका फेरिक यानी Fe होता है दोस्तों। तो बताइएगा पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो धातु पाई जाती है वो आपकी एल्यूमिनियम होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जियोलाइट क्या है? बताइएगा जियोलाइट है क्या है? जियोलाइट एक प्रकार की धातु होती है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलने वाली चट्टानों को कदराओं में पाई जाती है, यानी ज्वालामुखी से जो चट्टानें निकलती हैं और वहां ये पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है ये आपको बताना है। ये क्या है? हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें से क्या बनता है? बताइएगा। जब ये रूपांतरित होंगी तो इनमें से क्या बनता है? बताइए। क्वार्टजाइट बनता है, नाइस बनता है, संगमरमर बनता है या आपका स्लेट बनता है? बताइए क्या बनता है? इसका क्या बनता है दोस्तों? नाइस बनता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा आग्नेय शेल नहीं है। बताइए। आग्नेय शेल आपका ग्रेनाइट भी होता है, बेसाल्ट भी होता है और ग्रेवो भी होता है, बट डोलोमाइट जो है ये आपका आग्नेय शेल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा सेल है? अवसादी सेल है। अवसादी सेल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। संगमरमर की एक कार्यांतरित चट्टान है, ये आपको बताना है। बताइए। सैंडस्टोन है, चूने का पत्थर है, ग्रेनाइट है या आपका मिट्टी है? बताइएगा क्या हो जाएगा? चूने का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो इसमें सी है, बी है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कहां से होता है? अवसादी चट्टान से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अवसादी चट्टानों से होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मैग्मा आप जानते ही हो, मैग्मा के ठंडे ऊपर घनीभूत हो जाने पर
घनीभूत हो जाने पर हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जब मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद में वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? बताइए, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ये भी अभी अभी आपको मैंने बताया था। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? आग्नेय शैल है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। संगमरमर किस प्रकार की सेल है? बताइए, संगमरमर जो है वो किस प्रकार की सेल है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी आपको भी पढ़ाया था, कौन सी है? कार्यांतरित शैल है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है? इनमें से कौन सी अवसादी सेल है? बताइए, अवसादी सेल आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है। बताइए, देखिए सिलेट जो है आपकी कार्यांतरित शैल होती है, संगमरमर भी होती है और ग्रेनाइट, ये सारी क्या है? कार्यांतरित शैल है। इनका निर्माण कहां से होता है? इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, लेकिन जो शैल है ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है जो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अवसादी शैल क्या है? शैल है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है? भूकंप मापा जाता है। बताइए, भूकंप जो है मापा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइए। ये अब आपके वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं। बताइए, भूकंप मापा जाता है वो फोर्ट पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में। बताइए, देखिए डेसिबल में क्या नापते हैं हम? ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। न्यूटन में एक बल को मापते हैं और रिएक्टर पैमाना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है। बताइए, किसकी तीव्रता मापी जाती है? अभी अभी आपको बताया, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कितने अंक होते हैं? 0 से 9 डिजिट इतने अंक होते हैं दोस्तों इस पैमाने पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। सुनामी का कारण है। बताइए, सुनामी का क्या कारण है जिसके कारण क्या होती है? सुनामी आती है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्री तल पर भूकंप। जब समुद्री तल पर भूकंप आता है तो क्या आता है? सुनामी कहते हैं उसे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनामी को अंग्रेजी में टी से स्टार्ट होती है, इसकी मीनिंग टी से स्टार्ट होती है, सुनामी। ये इसकी स्पेलिंग होती है, एस से नहीं होती, टी से होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? चक्रवात प्राकृतिक होता है, आप कहोगे ये भी नहीं होगा। सुनामी प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। भूकंप प्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट में लगी आग ये प्राकृतिक नहीं होती, ये मानव निर्मित होती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपसे क्या बोला है? भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। बताइए, कौन निरूपित करता है? इन भूकंप की तरंगों को हम किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? बताइएगा, सीस्मोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा पता लगाते हैं, टोमोग्राफी या पॉलीग्राफी? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे? सीस्मोग्राफी द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। पृथ्वी की परत के भीतर हलचल, पृथ्वी की जो परत के भीतर जो हलचल के अध्ययन होता है, जो अध्ययन है इसके द्वारा किया जाता है। बताइए, किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, भूवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, भूकंप वैज्ञानिक द्वारा, प्लेट विवर्तनिक द्वारा या सर्वमाप लिख द्वारा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। भाई पृथ्वी के अंदर होगा तो पृथ्वी के अंदर भूकंप ही आता है, तो भूकंप विज्ञान द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनामी। सुनामी नाम किसे दिया गया है बताइए? भूकंप को, चक्रवात को, तरंग को, या समुद्र के नीचे की तरंगों को? अभी अभी मैंने आपको बताया समुद्र के नीचे तरंगों का क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे देखिएगा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल? बताइएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, बात करते हैं आपके समताप मंडल की, तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन बात करें यहां पर प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, वो आपका क्या है? क्षोभ मंडल है दोस्तों। जो पृथ्वी तल के नजदीक है, यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी मंडल में ज्यादातर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, मेघ गर्जन है, ओस है, ये सारे क्या है? इसी मंडल में आते हैं दोस्तों। जबकि वायुमंडल जो, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ सही है, यही है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी मंडल में ही वायुयान भी उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। वायुमंडल की कौन सी परत, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों यानी यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है? अभी अभी मैंने बताया कौन रोकती है? वायुमंडल की एक परत होती है, और उस परत को क्या बोलते हैं? ओजोन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? O3 होता है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइए। एक ऐसा यंत्र है जो वायु दाब को मापता है, यानी प्रेशर को मापता है, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। बताइए। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ, या हाइड्रोमीटर? थर्मामीटर आप सभी जानते हैं, सीस्मोग्राफ मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। जबकि बात करें बैरोमीटर, ये वायु दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? बताइए। किन दो गैसों का विस्तार है या मिश्रण है, ये भी हम कह सकते हैं। बताइए। वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं सर्वाधिक, कौन कौन सी? एक आपकी ऑक्सीजन और दूसरी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, इन दो गैसों का क्या है? ज्यादा विस्तार है, यानी इन जो गैस है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथ्वी के वातावरण की सतह, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बताइए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है? बताइएगा कमेंट करके। ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मीसोस्फीयर कहा जाता है, या आइनोस्फीयर कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताइए अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, जलमंडल पर, वायुमंडल पर, या प्रकाश मंडल पर? आप सब जानते हो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? बताइए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये कितनी प्रतिशत है? बताइए। 20.95% है, 78.09% है,
21% है या 0.03% है? बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइए। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है आपकी 78.09% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें वो 21% पाई जाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। और प्रश्न नंबर देखो 28 में आपसे क्या कहा गया है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, हवा का एक तीव्र जो समताप मंडल में बनता है अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल कहते हैं। गलत, ए और बी होगा ही नहीं और ये होगा नहीं। क्या होता है? ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या आपका ओजोन मंडल? बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सब अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? बताइए किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन कितनी है? लगभग 78% है दोस्तों, 78% है। जबकि बात करें आपकी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है दोस्तों। बात करने दोस्तों आर्गन की, जो आपकी आर्गन गैस है, यहां लिख दे रहे हैं, जो आपकी ऑर्गन गैस है, ऑर्गन है, ये कितनी परसेंट है दोस्तों? ये 0.93% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया 0.03% है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और भी सारी गैसें हैं जिसमें हीलियम है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, जलवाष्प भी मौजूद है, बट ये इतनी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।